गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एम.के. साहू क्लासेस में स्वागत है। आज हम सभी लोग इंडियन ज्योग्राफी के 6 लेक्चर पर पहुंच गए हैं और लेक्चर का नाम है अफवाह तंत्र। ये एनसीईआरटी पूरा बेस्ड है और महेश बर्णवाल की एनसीईआरटी है जो 6 से 12 तक है। तो ये अफवाह तंत्र इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जामों में देखने को मिलते हैं। तो देर न करते हुए लेक्चर को शुरू करते हैं और आप लोग एंड तक ज़रूर देखें। दूसरी चीज़ देखने के साथ-साथ आप अपने मित्रों में इसे शेयर ज़रूर किया करें और ताकि दूसरे लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अफवाह तंत्र में जो पहला पॉइंट है वो हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है कि किसी नदी एवं उसकी सहायक जो नदियाँ होती हैं द्वारा अफवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अफवाह तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह आई होप आप सबको पता होगा, वो गंगा नदी है। अगला पॉइंट है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अफवाह तंत्र का उदाहरण है? तो ये पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र का उदाहरण है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला पॉइंट कह रहा है कि मानस किसकी सहायक नदी है? तो मानस जो है ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो के नाम से जानी जाती है। ये कई बार पूछा भी गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश ये तीनों देशों में होकर के बहती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है। और अगला पॉइंट है, कह रहा है कि लेह सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? तो लेह जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी तट का किनारा भी पूछ लेते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत की किन दो नदियां हैं का उद्गम लगभग एक ही है? तो एक तो ब्रह्मपुत्र नदी है, दूसरा सिंधु नदी है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये कानपुर जो शहर है वो गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर है। अगला पॉइंट है कि गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भागों से हुआ है? तो ये है गोमती नदी जो कि पीलीभीत से निकलती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? तो ये तीनों नदियाँ तिब्बत मानसरोवर से निकलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो केदारनाथ से और रुद्रप्रयाग के मध्य में मंदाकिनी नदी प्रवाहित होती है। अगला पॉइंट है कि मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो अलकनंदा से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बद्रीनाथ का प्रसिद्ध जो मंदिर है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये स्थित है अलकनंदा। अगला है यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यमुना नदी कहाँ से मतलब निकलती है? तो ये बंदरपूछ श्रेणी के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो दामोदर नदी जो है हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश से कौन सी प्रमुख नदियां प्रवाहित होती हैं? तो हिमाचल प्रदेश से चेनाब नदी, रावी नदी और सतलज नदी प्रवाहित होती हैं। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तित करने वाली कौन सी नदी है? कोसी नदी है। बहुत बार पूछा गया है कि सबसे अधिक मार्ग परिवर्तित करने वाली कौन सी नदी? कोसी नदी। या बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो भी कोसी नदी को ही कहा जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। ये ध्यान रखिएगा पॉइंट। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में किस एक में निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है? यानी रिफ्ट वैली का जो निर्माण हुआ है तो वो है दामोदर नदी। अगला पॉइंट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में जो संयुक्त राजघाट नदी
परियोजना चल रही है वो किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो ये निर्मित किया गया है बेतवा नदी पर। और बेतवा नदी जो है ये जो राजघाट नदी घाटी परियोजना है इससे लाभान्वित हो रहे हैं दो राज्य, एक तो आपका मध्य प्रदेश और एक आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि नदी जो भारतीय नदी प्रणाली है इसको डिवाइड किया गया है दो भागों में, एक तो हिमालयी नदी तंत्र, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालयी नदी तंत्र को तीन भागों में बांटा गया है, पहला है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब प्रायद्वीपीय नदी को दो भागों में बांटा गया है जो कि पश्चिमी घाट से उद्गम होने वाली नदियां और विंध्य श्रेणी से उद्गम होने वाली नदियां। अब पश्चिमी घाट से उद्गम होने वाली जो नदियां हैं उसमें है एक कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी और पेन्नार नदी। और विंध्य श्रेणी से उद्गम होने वाली जो नदियां हैं वो महानदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी हैं। अब आगे इनके बारे में देखते हैं। कह रहा है कि भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल जो है बनाया गया है? तो ये चेनाब नदी पर बनाया गया है विश्व का सबसे ऊंचा पुल। नर्मदा एवं ताप्ती नदियां समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती हैं? तो ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं जिसे एस्चुरी कहते हैं। एस्चुरी का निर्माण नर्मदा और ताप्ती नदियां करती हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर प्रवाहित होने वाली दो प्रमुख जो नदियां हैं वो है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। ध्यान रखिएगा नर्मदा और ताप्ती के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि पश्चिमी वाहिनी नदी जो कि नर्मदा उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अगला पॉइंट है कि अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां हैं, एक नर्मदा है, दूसरा है ताप्ती। सोन अथवा नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सोन नदी और नर्मदा नदी जो निकलती हैं ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। अगला पॉइंट है कि नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? तो ये पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। अगला पॉइंट है कि भूमबंधित अथवा अंतर्वाही नदी कौन सी है? तो ये लूनी नदी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर जो है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कपिला किस नदी की सहायक नदी है? तो कपिला जो है कावेरी नदी की सहायक नदी है। अगला पॉइंट है कि नदियों की लंबाई के अगर अवरोही क्रम की बात करें डिसेंडिंग ऑर्डर में गोदावरी, महानदी, नर्मदा एवं ताप्ती का सही अनुक्रम लगाने को कह दिया जाए तो सबसे पहले गोदावरी, क्योंकि गोदावरी की जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है, नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर, महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर और ताप्ती की लंबाई 724 किलोमीटर। तो जो क्रम लगेगा वो गोदावरी, फिर नर्मदा, फिर महानदी और महानदी के बाद में ताप्ती। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि दक्षिण भारत की नदियों में किसका जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है? तो गोदावरी का जो है जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है। और गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो गोदावरी नदी है। अगला पॉइंट है कि हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? हंगरी जो है तुंगभद्रा की सहायक नदी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि श्रीरंगपट्टनम शिव समुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का जो निर्माण है वो कौन सी नदी करती है? तो वो करती है कावेरी नदी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो कावेरी नदी ब्रह्मगिर पहाड़ियों से होकर के निकलती है। आगे कह रहा है कि कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, यानी इतने राज्यों से होकर बहती है और निकलती है ब्रह्मगिर पहाड़ियों से। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। भारत की जो प्रमुख नदियां हैं तो इसमें नदी दिया हुआ है, उद्गम स्थल दिया हुआ है और कहाँ गिरती हैं या इनकी सहायक नदियां क्या है। तो सिंधु नदी की अगर बात करें तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है जिसे कैलाश पर्वत कहते हैं और कराची जो कि पाकिस्तान के निकट अरब सागर में जाकर गिर जाती है। सतलज नदी की बात करें तो ये मानसरोवर झील के निकट और जो है राकरताल झील से होकर के निकलती है और कपूरथला के दक्षिण पश्चिम सिरे पर ब्यास नदी में तथा जो है हीराकोट के निकट सिंधु नदी में जाकर के मिलती है।
झेलम नदी ये कश्मीर के वेरीनाग झरने से निकलती है और तिरमू के निकट चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। चेनाब नदी की बात करें तो लाहुल में बरालाचा दर्रे के विपरीत दिशा में चंद्राभागा से निकलती है और तिरमू के निकट झेलम नदी में जाकर के मिलती है। रावी नदी की बात करें तो कांगड़ा जिला जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है में हिमाचल के रोहतांग दर्रे से निकलती है और झांग जिले की सीमा पर चेनाब नदी में जाकर के ये मिल जाती है। अगली जो नदी है ब्यास नदी, ये रोहतांग दर्रे से निकलती है और हरके के पास सतलज नदी में जाकर मिल जाती है। गंगा नदी ये केदारनाथ चोटी के ऊपर में गोमुख नामक स्थान से निकलती है और ग्वाल्दो के निकट ब्रह्मपुत्र के साथ गिरकर बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। यमुना नदी की बात करें तो बंदरपूछ में पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और प्रयागराज में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। गोमती नदी की अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है और गाजीपुर के निकट गंगा नदी में जाकर के मिलती है। घाघरा नदी ये तिब्बत के मामचा चुंगो हिमनद से निकलती है और छपरा के निकट जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक नदी की बात करें तो ये तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत से निकलती है और पटना के समीप सोनपुर नदी में जाकर मिलती है। कोसी नदी ये प्रवाह की 7 धाराओं में से मुख्य भाग अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान चोटी से निकलती है और भागलपुर जनपद में काढ़ा गोला की दक्षिण पश्चिम में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट चंबल नदी की अगर बात करते हैं तो चंबल नदी ये मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्य क्षेत्र पर्वतमाला की जनापाव पहाड़ी से निकलती है और इटावा के पास जाकर यमुना नदी में मिलती है। बेतवा नदी है रायसेन जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है के उमरा गांव के निकट विंध्य पर्वतमाला से निकलती है और हमीरपुर के निकट यमुना नदी में जाकर मिलती है। केन नदी ये सतना जनपद जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है में कैमूर पहाड़ियों से निकलती है और चिल्ला बांदा में यमुना नदी में जाकर के मिलती है। अगली नदी है सोन नदी की बात करें तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और पटना से पूर्व गंगा नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है और फुल्का के पास हुगली नदी में जाकर के मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है और ग्वालंदो के निकट पद्मा यानी गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। अगला जो नदी है गोदावरी नदी, वो नासिक महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में त्रम्बकम पहाड़ी से निकलती है और मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। अगली जो नदी है कृष्णा नदी, ये महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है और विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कावेरी नदी ये कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कुर्ग जिले में से निकलती है और तमिलनाडु में कारकोल के ऊपर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। नर्मदा नदी ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और भरूच जो कि भड़ौच में जो है जा करके अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी ये मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद यानी मूल ताप्ती नगर के निकट जो है इसका उद्गम स्थल है और खंभात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। महानदी की बात करें तो मध्य प्रदेश में रायपुर जनपद में सिहावा के निकट से निकलती है और ये कटक के निकट जो है नरज नामक स्थान पर कटजू तथा बिरूपा नाम की 2 धाराओं में ये बंट करके और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। अगला जो आपका पॉइंट है वो हम लोग देखते हैं कि इससे रिलेटेड कह रहा है कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये है माही नदी। माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अधिकांशतः लवणीय जो नदी है वो किस अफवाह तंत्र का अंग है, तो ये है बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र का भाग है। अगला है गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी जो सेतु पुल है वो किस राज्य में स्थित है, तो ये बिहार राज्य के पटना में स्थित है और पटना आप लोग जानते हैं कि बिहार की राजधानी है। अगला है जो है माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है।
विश्वासघाती नदी की संज्ञा किस नदी को दी जाती है? तो हुगली नदी को विश्वासघाती की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि संकोश नदी किन दो राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? तो ये असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सतलज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी और चिनाब नदी तथा झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये 5 नदियां हैं और इन्हें पंचनद के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि झेलम नदी का जो उद्गम है वो किस स्थान से होता है? तो झेलम नदी निकलती है कश्मीर के बेरी बेरीनाग झरने से जो है ये झेलम नदी निकलती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि हिमालयी नदियां 12 मासी होती हैं, जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं उनका प्रवाह मौसमी होता है। एडन नहर किस नदी से निकलती है? तो ये निकलती है दामोदर नदी से एडन नहर निकाली गई है। लास्ट और आखिरी पॉइंट इसमें है कि नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर को देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं और पूछ लेता है। तो इसमें देखिए जो है नगर दिया हुआ है, थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि साफ दिखे। देखते हैं कि नगर दिया हुआ और नदी दिया हुआ है। लेह सिंधु नदी, यानी लेह जो है ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है। श्रावस्ती राप्ती नदी के तट पर स्थित है। कोटा चंबल नदी के तट पर स्थित है। पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है। वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है। और गया फल्गु नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली यमुना नदी के तट पर। फर्रुखाबाद गंगा नदी के तट पर। बैतूल ताप्ती नदी के तट पर। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। और कुरनूल जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। मथुरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। पुणे मुथा नदी के तट पर। चेन्नई अड्यार नदी के तट पर स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। अगला है श्रीरंगपट्टनम की बात करें तो ये कावेरी नदी के तट पर। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। और पंढरपुर भीमा नदी के तट पर स्थित है। और होशंगाबाद नर्मदा नदी के तट पर। नेल्लौर पेन्नेरू नदी के तट पर स्थित है। तंजावुर कावेरी नदी के तट पर स्थित है। और संबलपुर की बात करें तो ये महानदी के तट पर स्थित है। आगे और इससे रिलेटेड जो है नगर और नदी देख लेते हैं। इसमें कह रहा है हैदराबाद मूसी नदी के तट पर। नासिक गोदावरी नदी के तट पर। फतेहपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है। सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। तिलैया बराकर नदी के तट पर। कटक महानदी के तट पर स्थित है। और गोरखपुर की बात करें तो ये गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। इटावा यमुना नदी के तट पर स्थित है। मंगलौर नेत्रवती नदी के तट पर स्थित है। विदिशा बेतवा नदी के तट पर स्थित है। प्रयागराज गंगा व यमुना नदी के तट पर स्थित है। रुद्रप्रयाग, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंदाकिनी व अलकनंदा जो है ये किन जो है ये जो नदियां हैं इनके संगम को क्या कहा जाता है? तो रुद्रप्रयाग कहा जाता है। देवप्रयाग पूछ लेता है, कई बार पूछा है कि भागीरथी व अलकनंदा के संगम को क्या कहा जाता है? तो देवप्रयाग कहा जाता है। यानी देवप्रयाग जो है भागीरथी अलकनंदा। और जमशेदपुर जो है स्वर्ण रेखा व खरकई नदी के तट पर स्थित है। ओरछा बेतवा नदी के तट पर स्थित है। और बात करें कि भरूच नर्मदा नदी के तट पर। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। और विष्णुप्रयाग धौली गंगा व अलकनंदा के संगम पर स्थित है। रावत भाटा चंबल नदी के तट पर स्थित है। जौनपुर गोमती नदी के तट पर। मंडी व्यास नदी के तट पर स्थित है। और आगे जो है भरूच जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। पणजी मांडवी नदी के तट पर। बक्सर गंगा नदी के तट पर। और नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। एक इसमें आखिरी पॉइंट और है कि देख लेते हैं कि नगर और नदी से संबंधित एक नए क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो देख लेते हैं। भुवनेश्वर की अगर बात करें तो महानदी के तट पर स्थित है। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर। बलिया गंगा नदी के तट पर। कन्नौज गंगा नदी के तट पर। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद की बात करें तो ये साबरमती नदी के तट पर स्थित है। बंगलोर जो है वृषभावती नदी के तट पर स्थित है। गाजीपुर गंडक नदी के तट पर स्थित है। और आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। भागलपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है। धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। सांची बेतवा नदी के तट पर स्थित है। वहीं बात करें मुंगेर तो मुंगेर जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है। और ग्वालियर चंबल नदी के तट पर। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर। मुरादाबाद रामगंगा नदी के तट पर। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर स्थित है। और हरिद्वार गंगा नदी के तट पर स्थित है। वहीं
चंबा की बात करें तो रावी नदी के तट पर, गांधी नगर साबरमती नदी के तट पर स्थित है। ना नांदेड़ जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। मदुरै वैगई नदी के तट पर स्थित है। और हावड़ा की बात करें तो ये हुगली नदी के तट पर स्थित है। अजमेर लूनी नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा हल्का बड़ा जरूर हो गया, लेकिन अफवाह तंत्र को हमने पूरा कवर कर लिया है। कोई भी क्वेश्चन अगर अफवाह तंत्र से आएंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। और ये जानिए कि ये आपके लिए जो सीरीज चल रही है बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आपके जो है, कोई भी एग्जाम हो, जीएस पूछा ही जाता है, रीजनिंग पूछा ही जाता है, मैथ पूछा ही जाता है, हिंदी पूछा ही जाता है। तो जीएस के अंतर्गत हमने इंडियन पॉलिटी पूरा कवर कर लिया है। प्ले लिस्ट बनी हुई है, जो लोग ना देखे हों प्ले लिस्ट में जा करके लेक्चर बाय लेक्चर देख सकते हैं। और ये इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है, इसका आज लेक्चर हमारा 6 कंप्लीट हो गया है। और जैसे ही इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा अगला टॉपिक शुरू होगा। और जब एनसीईआरटी महेश बर्णवाल की खत्म हो जाएगी तब हम जो है नई जो लूसेंट की आई है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आप बेसिक जान जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप खुद गेस करेंगे कि कौन इसमें सही है, और बाद में आंसर बताया जाएगा। तो ताकि बेसिक पूरा कवर हो जाए, उसके बाद फिर सारी चीज़ें पता हो जाएं तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो दोस्तों नमस्कार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।